प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 की तीसरी कविता कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। कविता के बहाने के कवि कुंवर नारायण जी हैं और ये कविता उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। इस कविता में कवि ने आज के यांत्रिक युग में कविता के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि यांत्रिकता के दबाव में कविता समाप्त हो जाएगी, ऐसे परिवेश में ये कविता की असीम संभावनाओं को व्यक्त करती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस अंश में कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि कविता की यात्रा असीम और अनंत है। चिड़िया की उड़ान को निमित्त बनाकर ये कविता की उड़ान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से कविता उड़ान भरती है उसी तरह से चिड़िया भी उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में अंतर होता है। चिड़िया की उड़ान की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन कविता में भावों, विचारों, अनुभूतियों, संवेदनाओं और कल्पनाओं की असीमित उड़ान होती है। चिड़िया नील गगन में एक निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है, इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को भला कैसे जान सकती है। कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों, बाहर का मतलब है बाह्य जगत जो हमें अपने आसपास दिखाई दे रहा है, और भीतर का मतलब है आंतरिक जगत, मतलब अपने अंतर मन की जो बातें हैं उनको भी कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उसी तरह से इस घर और उस घर, इस घर और उस घर का प्रयोग कवि के द्वारा साभिप्राय किया गया है, क्योंकि इस घर का मतलब है लौकिक संसार की घटनाओं, विविध विषयों, तथा उस घर का मतलब है अलौकिक जगत से संबंधित जिज्ञासाओं का चित्रण कविता में होता है। इस प्रकार चिड़िया कविता की असीम उड़ान के अर्थ को नहीं समझ सकती, क्योंकि कविता की उड़ान चिड़िया की तरह सीमा में बंधी हुई नहीं होती है। कविता का दूसरा अंश है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस तरह से एक फूल खिलता है उसी तरह से कविता भी खिलती है। जिस प्रकार प्रकृति में फूल खिलते हैं उसी प्रकार कवि के हृदय में भावों, अनुभूतियों और संवेदनाओं का स्फुरण होता है। कवि के ये भाव और संवेदनाएं कविता के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, खिलती हैं। कविता का हृदय से प्रस्फुटित होना क्या होता है, फूल क्या जाने। इसे भला फूल क्या जाने, अर्थात हृदय की अनुभूतियाँ किस प्रकार कविता का रूप ग्रहण करती हैं, ये फूल नहीं जान सकता। आगे वो कहता है बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। बाहर का मतलब बाह्य जगत, भीतर का मतलब आंतरिक जगत, मतलब व्यक्ति के अंतर मन में क्या चल रहा है। और उसी प्रकार इस घर उस घर मतलब लौकिक संसार और अलौकिक संसार दोनों का चित्रण कविता में होता है। लौकिक संसार की घटनाओं, विविध विषयों तथा अलौकिक जगत से संबंधित
जो ज्ञान है, भक्ति है, आत्मा परमात्मा से संबंधित भावनाओं का स्फुरण व्यक्ति के अंदर होता रहता है। कविता उन सब की बात करती है। आगे वो कहता है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता बिना मुरझाए, बिना कुम्हलाए अपनी सुगंध बिखेरती रहती है, लेकिन पुष्प के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुष्प की खिलने के पश्चात एक निश्चित परिणति होती है कि कुछ समय बाद उसे मुरझाना होता है, सूख जाना होता है, और मुरझाने सूख जाने के बाद वो डंठल से झड़ जाता है। लेकिन कवि ने कविता को दीर्घजीवी बताया है। उसके अस्तित्व पर कवि के मतानुसार कोई खतरा नहीं है, लेकिन फूल खिलने के साथ सुगंध फैलाकर समाप्त हो जाना एक निश्चित बात है। तीसरा अंश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर मैंने के माने, बच्चा ही जाने। इस अंश में कवि ने कविता को बच्चों के सपनों की भांति असीम बताते हुए भविष्य में कविता की संभावनाओं को नकारा नहीं गया है। कवि के मतानुसार कविता बच्चों की खेल की तरह शब्दों का एक खेल होता है। बच्चों के खेल में जिस तरह किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार शब्दों के खेल अर्थात कविता में भी किसी तरह की कोई सीमा नहीं होती। खेलते समय बच्चे किसी प्रकार की कोई सीमा या बंधन नहीं मानते। उसी प्रकार कविता में भी भावों, विचारों, अनुभूतियों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे घरों की कोई सीमा स्वीकार नहीं करते। इस घर उस घर, बाहर भीतर, वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर खेलते हैं। इसी प्रकार कविता भी किसी सीमा को नहीं मानती। बच्चे सभी घरों को एक घर बना देते हैं और इसके आनंद का अर्थ बच्चे ही जानते हैं। इसी प्रकार कविता में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य की कोई सीमा नहीं होती। अर्थात जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा हो, कविता में सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस कविता में अंत में कवि ने कविता को शब्दों का एक खेल बताया है और खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। इस कविता में कवि ने बच्चों को और कविता को समानांतर रखा है, और समानांतर रखने का मुख्य कारण बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा का होना है। और क्योंकि जहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ पर सीमाओं के बंधन स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि कविता भी रचनात्मक ऊर्जा का ही एक परिणाम होती है, इसलिए उसका क्षेत्र भी असीमित है। और कवि की कल्पनाओं में एक अद्भुत क्षमता होती है